Alright. So starting with today's topic with IPR. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है. तो अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था, पहले तो ये देख लो. तो एक पेटेंट ग्रांट किया गया फॉर ब्लैक पेपर माइक्रो न्यूट्रिएंट फोलियर फॉर्मेशन, और दूसरा एक ट्रेडमार्क दिया गया फॉर अ ट्यूमर एंटीजन कॉल्ड SPAG9. तो ये रिसेंटली अवार्ड किए गए थे. ठीक है. सो ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल जो है ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेड्स, तो ये बेसिकली सुपरवाइज करते हैं ऑफ द वर्किंग ऑफ दीज 3 IPR एक्ट्स, विच इज पेटेंट एक्ट 1970, डिजाइन एक्ट 2000 एंड ट्रेडमार्क एक्ट 1999. और ये जो डिपार्टमेंट है, दिस वर्क्स अंडर DPIIT, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. ठीक है. सो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था, जिसकी चलते ये टॉपिक जो है ये न्यूज में आया. तो ICAR ने बनाया है, उसके ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो एक इंस्टीट्यूट है कॉल्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च. तो उन्होंने ये ब्लैक पेपर का एक माइक्रो न्यूट्रिएंट फोलियर फॉर्मेशन बनाया है, जिसके अंदर एक ऑप्टिमम रेशियो है बाकी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स का, विच इज मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन इन द लीफ. ठीक है. तो इसलिए ये वाला न्यूज में था. और ये जो SPAG9 है, जिसके लिए ट्रेडमार्क ग्रांट किया गया था कॉल्ड एस्पैगिनी, तो ये पता होना चाहिए टर्म किससे रिलेटेड है. सो ये डेवलप किया था हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ने, विच इज अंडर DBT, विच इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक. तो ये याद रखना कि ये डेंड्रियाटिक सेल बेस्ड इम्यूनोथेरेपी है, जो कि सर्विकल, ओवेरियन एंड विल ऑल्सो बी यूज इन ब्रेस्ट कैंसर. ठीक है. सो ये दोनों चीजों का यूज पता होना चाहिए. एस्पैजिनी का यूज क्या था, और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट फोलियर मिक्सचर जो था ब्लैक पेपर का, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या था. तो ये दोनों पता होने चाहिए. ठीक है. तो चलते हैं IPR के ऊपर. तो IPR में अलग अलग IPR है. सबसे पहले कॉपीराइट आता है. तो कॉपीराइट का टाइमलाइन बता सकते हो, कब तक कॉपीराइट इश्यू किया जाता है या कब तक उसको प्रोटेक्टेड रहता है? किसी को आइडिया है? ठीक है. तो आई थिंक ये कुछ डेकेड तक रहता है ना, 10 कितना? to 4 डेकेड. ये रहता है 60 ईयर्स के लिए. ठीक है. एंड 60 ईयर्स भी कहाँ से? फ्रॉम द डेथ ऑफ द ऑथर. ठीक है. ये डेथ ऑफ द क्रिएटर, उसके 60 ईयर बाद, मतलब उसके लाइफ टाइम तो रहता ही है, लेकिन उसके डेथ के बाद 60 ईयर्स तक वैलिड रहता है, जिसके बाद फिर कोई भी उसको यूज कर सकता है. अदरवाइज अप टू 60 ईयर्स वो कॉपीराइट जो है वो उनके नाम पे रहेगा. ठीक है. सो एक और फॉलोअप क्वेश्चन है, तो क्या कॉपीराइट के लिए अलग से कोई एक्ट बनाना पड़ता है क्या, मतलब अलग से कोई रजिस्टर कराना पड़ता है क्या इसके लिए? तो आंसर इसका नो है. अलग से कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता. एक बार आपने कोई कंटेंट क्रिएट किया, यूनिक है, किसी प्लेटफॉर्म पे है, फिर उसके लिए अलग से कोई रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. डायरेक्टली यू कैन क्लेम कि ये मैंने क्रिएट किया है, अगर आपके पास कोई क्रेडिबल प्रूफ है तो उसके लिए. ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं, पेटेंट. तो पेटेंट कितने साल के लिए ग्रांट होता है? तो 20 ईयर्स होता है. ये पता होना चाहिए. ठीक है. एंड पेटेंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड, और हर कंट्री में जहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आप चाहते हो कि वहां पे अपना प्रोडक्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, तो उसके लिए उस कंट्री में अलग से पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर US में सामान बेचना है तो फिर आप इंडिया में पेटेंट लेके बैठ गए, तो उससे नहीं काम चलेगा. आपको US में भी उसके लिए पेटेंट लेना पड़ेगा. ठीक है. सो दैट्स हाउ दिस पेटेंट थिंग वर्क्स. ठीक है. तो 20 ईयर्स होता है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग. नेक्स्ट, यूटिलिटी मॉडल. तो पेटेंट और यूटिलिटी मॉडल नियरली सिमिलर चीजें होती है. डिफरेंस इतना ही होता है कि यूटिलिटी मॉडल में थोड़ा कम स्ट्रिंजेंसी होती है, मतलब इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं रहते, एंड इसीलिए इसमें जो टाइम लिमिट रहती है प्रोटेक्शन की वो भी कम रहती है. ठीक है. सो इसके अंदर जनरली इनोवेशन या इन्वेंशन के लिए दिया जाता है, बट फॉर अ शॉर्टर पीरियड. सो नॉर्म स्ट्रिंजेंट नहीं होते यूटिलिटी मॉडल में, इतना इजीली मिल जाता है. और खास बात यह है कि दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन क्या है, कोई इन्वेंटिव स्टेप हो ऐसा जरूरी नहीं है यूटिलिटी मॉडल में.
एक नोवल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कुछ नया बनाया, मतलब ऐसा एकदम कोई रेडिकली डिफरेंट होने की जरूरत नहीं, हल्का सा कुछ नया इनोवेशन कर दिया तो आप उसको यूटिलिटी मॉडल में सीक कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रोटेक्शन होती है ये 6 ईयर्स से लेके 15 ईयर्स तक रहता है, ठीक है। सो ये कम रहता है यूटिलिटी मॉडल में, आप थोड़ा फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू पेटेंट। नेक्स्ट चलता है ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क किसको दिया जाता है, तो बता सकते हैं किन चीजों के लिए देते हैं हम ट्रेडमार्क? ठीक है, तो कोई भी एक डिस्टिंग्विशिंग कोई गुड्स है या सर्विस है तो उसके लिए मोस्टली ट्रेडमार्क सीख किया जाता है। जैसे अगर आपने पेप्सी ने अपना लोगो बनाया तो लोगो जो है वो ट्रेडमार्क हो गया, या लेट्स से कोको कोला ने अपनी वो बॉटल बनाई, वो ट्रेडमार्क करा सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो डिस्टिंक्टिव सिंबल है, वर्ड है, इन सबको ट्रेडमार्क कराया जा सकता है। एंड ये जो ट्रेडमार्क होता है इसका लाइफ टाइम जो होता है वो 10 ईयर्स के लिए ही होता है केवल, ठीक है। सो अभी तक जो पढ़ा उसमें आई थिंक प्रॉब्ली सबसे कम में से एक में आता है ये। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल डिजाइन है। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन जो है किसी भी इंडस्ट्रियल डिजाइन जो कंस्टिट्यूट किया आपने उसके लिए मिल सकता है। सो ये एक 3 डिमेंशनल आर्टिकल भी हो सकता है, या कोई 2 डिमेंशनल पैटर्न लाइन या कुछ कलर भी हो सकता है, ठीक है। सो उस सेंस में थोड़ा वेराइटी है इसके अंदर अवेलेबल, कि 3D में भी हो सकता है, 2D में भी हो सकता है। एंड ये आता किसके अंडर है, तो ये आता है अंडर द इंडियन डिजाइन एक्ट 2000। एंड इसमें जो टाइमलाइन है इसमें 15 ईयर्स है, ठीक है। सो हमने देखा अभी तक कॉपीराइट देखा 60 ईयर्स, फिर हमने देखा पेटेंट 20 ईयर्स, फिर हमने ट्रेडमार्क देखा 10 ईयर्स, एंड अब ये हम इंडस्ट्रियल डिजाइन देख रहे हैं 15 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जोग्राफिकल इंडिकेटर। तो जोग्राफिकल इंडिकेटर उन चीजों को दिया जाता है जो एक स्पेसिफिक लोकेशन से आते हैं, यानी एक उस लोकेशन के अलावा उनको प्रोड्यूस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो एक सर्टेन जोग्राफिकल इनहेरेंट कंटेंट होता है उनके अंदर, ठीक है। सो वो प्लेस ऑफ ओरिजिन की वजह से उनकी ओरिजिनलिटी पता लगती है, तो वो ऑफर करते हैं हम लोग 10 ईयर्स के लिए केवल, ठीक है। सो ये देख लेना जोग्राफिकल इंडिकेटर्स के लिए 10 ईयर्स ही है। नेक्स्ट ट्रेड सीक्रेट। तो ट्रेड सीक्रेट के लिए आज तक कोई एक्ट वगैरह कुछ नहीं है। ट्रेड सीक्रेट तब तक सीक्रेट रहता है जब तक कि वो पब्लिक में ना आ जाए। जैसे कोको कोला का कैसे वो बनाता था अपनी ड्रिंक, तो वो एक ट्रेड सीक्रेट था, ठीक है। तो जब तक बाहर नहीं आता तब तक वो ट्रेड सीक्रेट रहता है, जैसे ही बाहर आ जाता है फिर इट्स नथिंग, ठीक है। तो उस सेंस में पता होना चाहिए क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या टाइमलाइन थी, कौन से एक्ट के अंदर है, ठीक है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट दो टर्म्स है, एवरग्रीनिंग और कंपल्सरी लाइसेंसिंग। तो कोई बता सकता है व्हाट आर दीज टू टर्म्स? Anyone? What is the difference between evergreening of patent and compulsory licensing? ठीक है, तो एवरग्रीनिंग क्या होता है कि सिंपल है कि आप कोई थोड़ा सा ट्वीक कर दो। जो सपोज आपने पेटेंट ले रखा था, आप क्या कर रहे हो, जैसे ही पेटेंट खत्म होने वाला है तो आप अपना फॉर्मूला को थोड़ा सा ट्वीक कर दो और फिर बोलो नहीं हमने तो ये एकदम ब्रांड न्यू चीज बनाई है, तो वो चीज नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसका एक केस था, बहुत ही फेमस केस हुआ था, ये नोवार्टिस वाला। तो नोवार्टिस आई गेस ये एक स्वीडन की कंपनी थी, ठीक है। तो इन्होंने एक कैंसर ड्रग बनाया था ग्लीवैक करके। तो इन्होंने पेटेंट ले रखा था उसके लिए, बट इंडिया में वो पेटेंट ग्रांट नहीं हुआ था, ठीक है। तो उसको लेके ये बहुत फेमस केस हुआ था, तो ये एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो ये एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट से रिलेटेड है। तो ये इंडिया में ये चीज अलाउड नहीं है। हमारे जो इंडियन पेटेंट एक्ट है उसके अंदर अलाउड नहीं करता रिन्यूअल ऑफ पेटेंट। नेक्स्ट कंपल्सरी लाइसेंसिंग। तो ये अभी कोविड-19 था उसके अंदर बहुत फेमस हुआ था। तो इसके अंदर बेसिकली गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो होती है वो अलाउ कर सकती है थर्ड पार्टीज को विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंट होल्डर टू प्रोड्यूस दोज गुड्स, ठीक है। और कंपल्सरी लाइसेंसिंग इज कंप्लायंट विद ट्रिप्स एग्रीमेंट, ठीक है। तो ट्रिप्स का जो एग्रीमेंट था उसमें कंप्लायंट है, बशर्ते कि ये इस्तेमाल किया जा रहा है कोई नेशनल इमरजेंसी के केस में, या एक्सट्रीम इमरजेंसी और सॉरी एक्सट्रीम अर्जेंसी, और इन केस ऑफ नॉन कमर्शियल यूज, तब हम लोग इस चीज को यूज करके कोई भी पेटेंट होल्डर के कंसेंट के बिना कोई ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। या उस गवर्नमेंट उसके राइट किसी और प्राइवेट कंपनी को दे सकती है, ठीक है।
सो ये चीज़ है कंपल्सरी लाइसेंसिंग में। इसके अलावा ये चीज़ याद रखना, पेटेंट्स एक्ट के अंदर प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर कोई चेंज करा गया तो वो पेटेंटेड नहीं होगा, उसको इन्वेंशन नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। तो ओवर द लास्ट 7 years इंडिया में जो पेटेंट फाइलिंग है, दैट हैज इंक्रीज्ड अप टू 572%, ऑलमोस्ट 6 गुना हो गया, मतलब ऐसे समझ सकते हो। तो बहुत सारे पेटेंट्स ग्रांट किए गए एंड गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे स्टेप लिए थे, जैसे 80% रिडक्शन कर दिया ऑफ पेटेंट फी फॉर ऑल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो उसमें गवर्नमेंट हो गया, एडेड हो गया, प्राइवेट हो गया, सारों के सारों को जो पेटेंट फाइलिंग है वो जो चार्ज उसका डिक्रीज कर दिया गया। नेक्स्ट, एक्सपीडिएटेड एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ पेटेंट, तो फटाफट पेटेंट मिल सकता है। इसके अलावा उसके अंदर एक्सेस, ट्रांसपेरेंसी के जो इश्यूज थे उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे। नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे, अवार्ड्स। तो थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछ लेता कि ये अवार्ड जो है ये कौन सी कंट्री जो है वो डिसाइड करती है, नोबेल प्राइज? किसी को आइडिया है क्या? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है, वो अनाउंस करती है। इसके अंदर विनर्स को मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नोबेल पीस प्राइज हो गया, एंड लिटरेचर हो गया, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इन सब के अंडर अनाउंस करते हैं। साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए मेडिसिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उससे आगे जाने से पहले पहले इंडियन जो नोबेल लॉरियट्स थे उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ थे, तो लिटरेचर यानी गीतांजलि इन्होंने लिखी थी, उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था इन 1913। ठीक है, सो एशिया के फर्स्ट नोबेल लॉरियट थे। देन नेक्स्ट, सीवी रमन। तो सीवी रमन हमने पढ़ रखा है, रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था, एंड रमन इफेक्ट इज रिलेटेड टू स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ लाइट। ठीक है, तो उसको डिस्कवर करने के लिए इन्हें ये फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था इन 1930। नेक्स्ट, हरगोबिंद खुराना। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्कॉलर थे, सॉरी साइंटिस्ट थे इन फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इन्होंने जेनेटिक कोड को इंटर करना और इंटरप्रेट करना और उसके फंक्शन कैसे सिंथेसिस होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था इन 1968। देन मदर टेरेसा, तो इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था इन 1979, क्योंकि ये काफी काम किया था इन्होंने टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन। एंड देन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो इनको हमने कई बार डिस्कस किया, चंद्रशेखर लिमिट। तो इवेल्यूशन ऑफ स्टार जो है उसकी जो साइकिल है उसको समझाता है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट, अमर्त्य सेन। तो नोबेल प्राइज मिला था 1988 में फॉर कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली 1998 क्या, अमर्त्य सेन है ना? 88 हाँ नहीं, आपने 88 बोला। इसमें 98 है ये, राइट? तो ये देख लेना, इनका ये था बेसिकली कि डेवलपमेंट से हम लोग कैपेबिलिटी बढ़ाएं। ठीक है, उससे अपलिफ्टमेंट होगा, तो ये इनका अप्रोच था। द नेक्स्ट, वेंकटरमन रामकृष्णन। तो नोबेल प्राइज मिला था इन केमिस्ट्री इन 2009। ठीक है, फॉर स्टडीज ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम। ठीक है, तो मतलब बायोटेक में हमारा कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा रहा है। तो ये भी देख लेना, वेंकटरमन रामकृष्णन। फिर कैलाश सत्यार्थी 2014 में मिला था, अलॉन्ग विद मलाला यूसुफजई। ठीक है, तो मलाला यूसुफजई इज आल्सो द यंगेस्ट नोबेल प्राइज लॉरिएट। ठीक है, वो चीज भी याद रख सकते हो। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज मिला था फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ या सप्रेशन ऑफ चाइल्ड लेबर या उनके राइट्स के लिए। ठीक है, तो लास्टली वी हैव अभिजीत बैनर्जी। तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला था इन 2019 के अंदर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट अप्रोच। तो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट थे, रैंडम कंट्रोल ट्रायल करके। ठीक है, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, एंड ये सब गोल्स जो थे ग्लोबल पॉवर्टी को रिड्यूस करने वाले थे। ठीक है, सो ये देख लेना, 5 ऑफ देम आर इंडियन सिटीजन एंड 4 आर इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो सारे इंडियन सिटीजन नहीं थे, कुछ इंडियन ओरिजिन थे ये लोग, तो ये इम्पोर्टेंट था। सो ये नोबेल प्राइज जो है ये एल्फ्रेड नोबेल जो इन्वेंटर थे उन्हीं के जो
पेटेंट से जो पैसा आ रहा है उसके थ्रू चलता है। इसमें ये चीज याद रखना कि इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस के लिए दिया जा रहा था। जो सिक्स्थ सब्जेक्ट है इसके अंदर बाद में ऐड किया गया था, दैट इज नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 1969। ठीक है, और वो रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन जो है वो दे रहा है। ठीक है। तो ऐसा ये नहीं है कि 1901 से जब से शुरू हुआ है तब से लगातार दिए जा रहा है, बीच में कई ऐसे साल रहे जहाँ पे ये अवार्ड नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। तो इसके अंदर अवार्ड में तीन चीजें मिलती है। एक डिप्लोमा मिलता है, डिप्लोमा मतलब एक सर्टिफिकेट मिलता है विच इज रिकग्नाइजिंग द यूनिक वर्क ऑफ आर्ट। फिर एक नोबेल मेडल मिलता है और एक कैश प्राइज मिलता है विच इज 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। उसको कन्वर्ट करके देख लेना, ये यूरो में इतना है एंड क्या नाम है, डॉलर्स में इतना है। ठीक है, तो ये पैसा लेने के लिए एक लेक्चर डिलीवर करना पड़ता है। ठीक है, के बाद ये पैसा मिलता है, तो ये एक थोड़ा कंडीशन है। एंड एट अ टाइम 3 लोगों से ज्यादा कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये देख लेना, जॉन बी गुड इनफ केमिस्ट्री इज द ओल्डेस्ट लॉरिएट। तो अभी आई थिंक शायद 2019 में इनको बना था फॉर लिथियम बैटरी डिस्कवरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो सब इम्पोर्टेंट टॉपिक ये देख लो। सबसे पहले तो नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको मिला है अभी 2021 के लिए? तो ये 3 लोगों को मिला है, शुक्रो मैनबे, क्लॉस हेजलमैन एंड जॉर्जियो पेरिसी। ठीक है, इन लोगों को मिला है एंड इन्होंने कंबाइंड, इनका जो वर्क था वो था कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में इन्होंने हेल्प करी थी। तो हमारा जो रियल वर्ल्ड होता है उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं एंड उसकी वजह से जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको कभी कभी एक क्वांटिफाई कर पाना दिक्कत दिक्कत होता है। ठीक है, एक एक्यूरेट एनालिसिस करना बहुत दिक्कत होता है क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि इसी का एग्जांपल हम ले लें कि हमारा जो अर्थ है वो क्या, वो सनलाइट के आने से हीट हो रहा है। तो अपने आप में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, लाइक क्लाउड्स हो गए, रिफ्लेक्शन हो गया, एल्बिडो हो गया। तो इनकी वजह से ये प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि कितना एक्चुअली में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है। ठीक है, सो इन्होंने इन्हीं डिसऑर्डर्स और फ्लक्चुएशन जो है फिजिकल सिस्टम में, उन सबको एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर रेक्टिफाई या क्वांटिफाई करने की कोशिश किया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या होता है? एनी सिस्टम कैटेगराइज्ड बाय रैंडमनेस, डिसऑर्डर एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब मैथमेटिकली। तो उसके लिए इन्होंने नया सिस्टम डिवाइस किया था। तो अर्थ क्लाइमेट जो है उसका एक यूज केस बोल सकते हैं या उसका एक मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो शुक्र मानवे ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अगर लेवल इंक्रीज होगा तो हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, सिमिलरली जॉर्जियो पेरिसी ने ये सेम मॉडल जो है रिप्रेजेंट किया था तो स्पिन ग्लास एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है इसका मंथली मैगजीन में भी गलत जगह दिया हुआ था एंड यहाँ पे भी आई थिंक सेम कम कट कॉपी पेस्ट किया तो गलत जगह दिया हुआ है। तो स्पिन ग्लास में उन्होंने क्या किया था, कुछ मेटल अलॉय जो थे आयरन एटम्स के साथ मिक्स करके उन्होंने डाल दिया था। ठीक है, एंड ईच आयरन एटम को उन्होंने मैग्नेट के थ्रू उसका स्पिन चेंज करने की कोशिश किया। ठीक है, सो अपना उस मॉडल से उन्होंने ये डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में हम कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कहाँ पे उसका स्पिन होगा उसको लेके। ठीक है, तो जनरली इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, काफी टेक्निकल है ये चीज, बट ये याद रख लेना कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करने में इनके वर्क ने हेल्प किया था। ठीक है, तो यही था कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम और इसमें नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स दिया गया था 2021 का। नेक्स्ट चलते हैं नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ठीक है, तो आज आई थिंक एक क्वेश्चन भी डाला था एमसीक्यू वाला, तो वो यहीं से उठाया हुआ था। तो 2020 के अंदर ये नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी जो मिला है वो डेविड जूलियस एंड आर्डेम पेटापोर्टियन को मिला। ठीक है, सो इन्होंने ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं जो कि सेंसिटिव है टुवर्ड्स मैकेनिकल और हीट प्रेशर, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज करने वाले जो जीन्स है या जो रिसेप्टर्स है उनके बारे में पता लगाया। ठीक है, तो डेविड जूलियस ने यूटिलाइज किया कैप्सेसिन। तो कैप्सेसिन क्या होता है? कैप्सेसिन एक एक टाइप का कंपाउंड कह लो विच इज प्रेजेंट इन चिली। ठीक है, तो चिली खाते हैं या जो मिर्ची खाते हैं उसको खाने के बाद मुंह में एकदम आग लग जाती है ना,
तो वो कैप्सेसिन ये कंपाउंड होता है। तो ये एक पंजेंट कंपाउंड होता है जो बर्निंग सेंसेशन इंड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इन्होंने इसी कैप्सेसिन को यूटिलाइज किया टू जनरेट दिस बर्निंग सेंसेशन टू आइडेंटिफाई द नर्व्स एंडिंग ऑफ द स्किन दैट रिस्पॉन्ड टू हीट। ठीक है, अगर कई बार होता है कि मिर्ची हाथों में भी लग जाती है तो हाथों में भी मिर्ची लग रही होती है। ठीक है, तो वो क्यों पता लगा पाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर वो सेंसर्स हैं या रिसेप्टर्स है जो इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा हर बॉडी पार्ट में नहीं है, जैसे अगर आप पाँव में शायद वो मिर्ची लगा लोगे तो नहीं लगेगी, लेकिन हाथों में आंखों के आसपास लगाओगे तो बहुत फील होता है। ठीक है, सो रिसेप्टर अलग अलग बॉडी पार्ट के अंदर है। सो ही एंड हिज टीम took look for a gene that induce response to the capsaicin in the cell that usually would not react to it। ठीक है, तो उन्होंने वो जीन को फाइंड आउट करने की कोशिश किया जो कि ये रिस्पॉन्स इंड्यूस करेगा कैप्सिसिन के अगेन, कैप्सिसिन के लिए। ठीक है, सो उन्हें ये एक नोवेल आयन चैनल प्रोटीन मिला कॉल्ड TRPV1। तो ये TRP जो है वो स्टैंड करता है ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल के, एंड VR जो है वेनेलॉइड रिसेप्टर है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो हाथ है वहां पे वो रिसेप्टर होंगे, फिर नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल फिर पूरा वो एक चेन के थ्रू हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उससे कनेक्टेड होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, एक बैकबोन जो है हमारी वो होती है, एंड हेड। ठीक है, टॉप पे हेड, तो ये पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। एंड फिर यहाँ पे एक इफेक्ट जाता है एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग वापस एक रिएक्शन आता है। ठीक है, सो इस तरीके से ये काम करता है। So they are part of a superfamily of TRP. It is found that TRP1 was activated when temperature was greater than 40 degrees Celsius, which is close to body's pain threshold. ठीक है, तो ये एक्टिव कब होते हैं ये वाले आयन चेन रिसेप्टर्स जो है, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के पास होता है, और ये 40 डिग्री सेल्सियस वही टेम्परेचर होता है जहाँ पे हमें पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली एडम ने यूज प्रेशर सेंसिटिव सेल, जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं टेम्परेचर या हीट सेंसिटिव सेल्स लिए थे, तो इन्होंने प्रेशर सेंसिटिव सेल लिए थे टू डिस्कवर अ नोवल क्लास ऑफ सेंसर दैट रिस्पॉन्ड टू मैकेनिकल स्टिमुलाई। तो ऊपर हमने टेम्परेचर बेस देखे थे, यहाँ पे मैकेनिकल स्टिमुलाई। तो इन्होंने एटलीस्ट 72 जीन्स या 72 पोटेंशियल जीन्स आइडेंटिफाई किए थे जो कि ट्रिगर कर सकता है इस टाइप की सेंसिटिविटी। तो इसी को इन्होंने नाम दिया था PGO1। तो यूजुअली हम पीजियो इलेक्ट्रिक जो है फिजिक्स में इस सेंस में पढ़ते हैं कि पीजियो इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स या मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसके अंदर अगर हम मैकेनिकल एनर्जी लगाएं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उसी सेंस में बॉडी में भी है। तो बॉडी में किसी पार्ट पे अगर ये रिसेप्टर है तो वहां पे अगर हम टच करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा नर्व सेल से होता हुआ। ठीक है, न्यूरॉन से होता हुआ एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा, तो उसी सेंस में याद रख सकते हैं। तो वाया PGO1 a second gene was also discovered called PCO2। तो सेंसरी जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं हाई लेवल ऑफ PCO2, एंड फर्दर स्टडी हैव फर्मली एस्टैब्लिश्ड दैट PCO1 and PCO2 are ion channels that are directly activated by exertion of pressure on the cell membrane। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर प्रेशर पड़ने से ये वाले रिसेप्टर जो हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, सो ये सेंस ऑफ टच जो है हमें क्यों पता लगता है, वो इसी की वजह से पता लगता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, रेस्पिरेशन को, यूरिनरी ब्लैडर कंट्रोल, तो बॉडी के जो इंपॉर्टेंट सारे फंक्शंस है उन सबको ये रेगुलेट करता है। सो इन दोनों को फर्दर इन्होंने एक और नया रिसेप्टर आइडेंटिफाई किया था कॉल्ड TRPM8। तो ये जो रिसेप्टर था ये कोल्ड से एक्टिवेट हो रहा था। इतनी देर हमने हीट वाला देखा, अब ये कोल्ड वाला देख लो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी को कुछ ऐड करना है क्या इसमें अभी तक जो पढ़ा उसमें? ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो ये जो है ऑर्गेनो कैटलिस्ट के डिस्कवरी के लिए मिला था। तो कोई बता सकता है कैटलिस्ट होता क्या? व्हाट आर कैटलिस्ट? चलो ठीक है, ये बता दो कि कैटलिस्ट कंज्यूमर। ठीक है, तो ये याद रखना कैटलिस्ट जो होता है वो एक केमिकल कंपाउंड होता है
या एलिमेंट भी हो सकता है जो कि किसी रिएक्शन के दौरान कंज्यूम नहीं होता है, बट वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। ठीक है। सो ये इन्होंने एक ऑर्गेनो कैटलिस्ट जो था वो डिवाइस किया था, तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, इन लोगों ने ये जो ऑर्गेनो कैटलिस्ट है ये बनाया था। तो इसका यूज केस कहाँ है, ये फार्मास्यूटिकल्स में बहुत रेडिली यूज हो रहा है, क्योंकि वहां पे हमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाने होते हैं जो कई बार बन नहीं पाते थे यूजिंग ट्रेडिशनल कैटलिस्ट। ठीक है। तो ट्रेडिशनल कैटलिस्ट जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, वन इज हेवियर मेटल्स, ठीक है, और दूसरा इज थ्रू नेचुरल एंजाइम। तो दोनों में लिमिटेशंस होते थे। तो लिमिटेशन की बात करें तो हेवियर मेटल तो एक्सपेंसिव होता है और टॉक्सिक भी होता है, प्लस फ्री ऑफ वाटर और ऑक्सीजन होना चाहिए, क्योंकि वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है। तो मेटल बेस्ड कैटलिस्ट यूज करने का ये नुकसान था। दूसरा, जो एंजाइम थे जो नेचुरली निकल रहे थे बॉडी में से, उनके अंदर ये प्रॉब्लम था कि दे वर नॉट सुटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, और वो पानी में ही बेस्ट काम कर सकते थे। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक ऐसे ऑर्गेनिक कैटलिस्ट बनाए जो कि एसिमेट्रिकल थे। हमें एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, तो वो एबिलिटी इन्होंने हमको दी थी। ठीक है। तो ये मेटल कैटलिस्ट देख लो, कॉपर वाला, तो दोनों साइड सिमेट्रिकल है, लेकिन मैकमिलन ने इसको रिप्लेस कर दिया विद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है। उनको जैसे उन्होंने चेंज किया तो ये एसिमेट्रिकल हो गए। ठीक है। तो एक साइड से आप रिएक्ट करा सकते हो इसको, जैसे ये अगर सेंटर मान लो तो यहाँ से इससे रिएक्ट होगा, जैसे अभी यहाँ पे अगर हम इसको सेंटर माने तो दोनों तरफ से रिएक्ट हो सकता है। ठीक है। तो जो फाइनल आउटपुट होगा वो अपने को डिजायरेबल नहीं होगा, हमें एसिमेट्रिकल चाहिए आउटपुट। ठीक है। तो वो इन इन ऑर्गेनो कैटलिस्ट के थ्रू मिल जा रहा था, तो ये फायदा हो रहा था। ठीक है। सो दोनों ने यही काम किया था ऑर्गेनो कैटलिस्ट का। और सिंस ये कैटलिस्ट जो है ऑर्गेनिक है, तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल रहेगा, क्योंकि कार्बन यूज हुआ है, एंड इजीली वो किसी से ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा, ना रिड्यूस होगा। सो ओवरऑल उस सेंस में मेटल का भी कोई यूज नहीं हो रहा आर्टिफिशियल किसी मेटल का, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, चीप टू प्रोड्यूस है, फिर एफिशिएंट है, क्योंकि बहुत सारे ये जो एसिमेट्रिकल होने के कारण बहुत सारे यूज केसेस बनते हैं, एंड बहुत इजीली न्यू फार्मास्यूटिकल कैन बी मैन्युफैक्चर्ड दैट कैन कैप्चर लाइट ऑल्सो। ठीक है। मतलब सोलर लाइट्स तक हम लोग बना सकते हैं इन ऑर्गेनो कैटलिस्ट के थ्रू। नेक्स्ट, इकोनॉमिक बेनिफिट, तो वही जो बात की कि चीपर हो जाएगा पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है, वो प्रोसेस चीपर हो जाएगा, एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट 35% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल जीडीपी इन सम वे इन्वॉल्व्स केमिकल कैटलिस्ट, तो उसमें भी ओवरऑल हेल्प करेगा। ठीक है। इन्होंने ये थर्ड टाइप का कैटलिस्ट बनाया था, इट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट एंड बिल्ड्स अपॉन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो एसिमेट्रिकल कैटलिस्ट क्या होता है, जो अभी बताया कि अगर उसमें से हाफ लाइन हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो दोनों साइड बराबर नहीं होगा। ठीक है। सो उस सेंस में वो मिरर इमेज नहीं होगी एक दूसरे की, टू बी मोर स्पेसिफिक। तो इतना याद रखना, बाकी तो आई थिंक डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। कूल है। किसी को कुछ ऐड करना है इसमें ऑर्गेनिक कैटलिस्ट में? ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो ये अवार्ड है इंटरनेशनल एनी अवार्ड। ठीक है। तो ये जो है इटली की जो गवर्नमेंट है वो देती है। सो अभी ये अवार्ड जो है भारत रत्न जो प्रोफेसर CNR राव है उनको मिला है। ठीक है। तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए इन द एनर्जी सेक्टर। ठीक है। जिसके रिकॉग्नाइज करते हुए उन्हें ये एनी अवार्ड मिला है, विच इज कंसिडर्ड नोबेल प्राइज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रिसर्च। ठीक है। सो इसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इटालियन रिपब्लिक, एंड ये जो एनर्जी फ्रंटियर्स है has been conferred on metal oxide nanotubes, कार्बन nanotubes एंड अदर मटेरियल। ठीक है। तो इन सब के अंदर उन्होंने एक बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क किया था, जिसके लिए ये प्राइज मिला है। तो हमने कार्बन नैनोट्यूब्स पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा था। तो ये एक थिन कार्बन शीट जो होता है, कार्बन का एलोट्रॉप होता है, एलोट्रॉप। ठीक है। कि पूरा मॉलिक्यूल कंपोजिशन तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो हमने कार्बन के बहुत सारे पढ़ रखे हैं, या एक जैसे हमने पढ़ रखा है ग्रेफीन पढ़ रखा है, ग्रेफाइट। ठीक है। डायमंड पढ़ रखा है,
एक हमने पढ़ रखा है C60 कोबाल्ट, सॉरी बकमिनिस्टर फुलरेंस, तो वो वाला याद रखना, फुटबॉल की शेप का होता है, ठीक है, पूरा का पूरा ऐसा। तो ये एलोट्रॉप्स होता है, तो उसी में से ग्राफीन या ग्रेफाइट जो उसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ ग्रेफाइट की बहुत पतली पतली वन डिमेंशनल शीट होती है, वो ओवरलैप्ड होती है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, एंड दैट्स हाउ इट इज यूज एज अ कंडक्टर. It is used as a carrier of drug delivery, antigen, and in the human body. Plus, they can be made into artificial blood capillaries. तो ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, यूपीएससी ने इसको गलत मार्क करा हुआ है कि ऐसा नहीं हो सकता, बट हमने देखा है कई टेस्ट सीरीज के अंदर इसको करेक्ट मार्क करा हुआ है, कई इंस्टीट्यूट ने इसको करेक्ट मार्क करा हुआ है, प्रॉब्ली यूपीएससी के एंड पे गलती थी इसमें। नेक्स्ट चलते हैं शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। तो इंडिया में ये साइंस के अंदर जो ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क करते हैं जो साइंटिस्ट, उनको ले दिया जाता है। तो इसमें कोई भी इंडियन सिटीजन हो सकता है, प्लस कोई ओवरसीज सिटीजन जो कि इंडिया में काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन एज होनी चाहिए अप टू 45 ईयर्स। तो उससे पहले पहले अगर आपने अच्छा रिसर्च कर लिया तो यू बिकम एलिजिबल फॉर दिस प्राइज। तो ये कौन कौन सी फील्ड में दिया जाता है? बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, अर्थ एटमॉस्फेयर ओशन प्लानिटरी साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, मैथमेटिकल साइंस, मेडिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस, इन सब के अंदर दिया जाता है। और ये डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जो थे वो पहले फाउंडर थे CSIR के, ठीक है, तो फाउंडर डायरेक्टर थे उसके, एंड ही वाज आल्सो द चेयरमैन एंड आल्सो द विनर ऑफ पद्म विभूषण इन 1954। तो ये इतना इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पे चलते हैं, रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन। तो ये इंडिया की प्रोफेसर नीना गुप्ता जो है उनको मिला था फॉर हर वर्क इन अप्लाइंग एल्जेब्रिक ज्योमेट्री एंड कम्यूटेटिव एल्जेब्रा, ठीक है। तो ये जानने की जरूरत नहीं है कि इनके अंदर क्या किया था, बस ये आई थिंक रट ही लो इसको कि ये चीज थी। तो डायरेक्टली तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई सवाल आएगा, बट कंसिडरिंग लास्ट टाइम स्पोर्ट्स पे सवाल था तो हो सकता है ऐसा कुछ सवाल डायरेक्टली पूछ लेगा, तो याद रखना। तो ये अवार्ड जो है ये एडमिनिस्टर किया जाता है बाय अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स विद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक एंड इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। तो ये जो एमिनेंट या यंग मैथमेटिशियंस होते हैं हु आर लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज 31 दिसंबर आर गिवन दिस अवार्ड, ठीक है। तो इंडिया की प्रोफेसर नीना गुप्ता को ये अवार्ड दिया गया है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक है। फर्स्ट, LIGO, सो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO, ठीक है। सो LIGO अभी इसके लिए हिंगोली के अंदर हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का उसने लैंड ऑफर किया है LIGO के लिए, मतलब लैंड क्लियर कर दिया LIGO को सेटअप करने के लिए। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल दे दिया है LIGO के लिए, और ये जो LIGO है ये कोलैबोरेशन में रहेगा। तो यूएस के अंदर दो लैबोरेटरी ऑलरेडी एस्टैब्लिश है LIGO की, जो कि ऑपरेट करे कैलटेक और MIT, ठीक है। तो ये दो इंस्टीट्यूट है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ यूएस इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक, तो दोनों हेड कर रहे हैं इसको। एंड अलॉन्ग विद दैट इंडिया में 3 इंस्टीट्यूट है, राजा राम रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि इंदौर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट द इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च अहमदाबाद, एंड इंटर्स यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के अंदर। तो ये 3 इंस्टीट्यूट है जो कि हेड कर रहे हैं इसको। एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, फैब्रिकेट करेंगे अल्ट्रा स्टेबल लेजर, क्वांटम मेजरमेंट टेक्निक्स, हैंडलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंट्रोल फॉर enforcing precision control and large scale ultra high vacuum technology, data analysis and machine learning, ठीक है। तो एक बार रीड कर लो, याद नहीं रहा, अगर रहे भी ना तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस इतना पता होना चाहिए। इंटरफेरोमीटर में क्या होता है कि हम 2 अलग अलग प्लेसेस के ऊपर जो रिसीवर्स होते हैं उनको लगाते हैं, एंड इनके बीच में जो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है, वेव के आने का जो रिसेप्शन का जो डिफरेंस है, उसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि क्या था उस ग्रेविटेशनल वेव के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ये वर्क करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2 प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, सॉरी इंस्टीट्यूशन तो नहीं बट 2 डिपार्टमेंट है इंडिया के जो हेड कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
तो कोई बता सकता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? किसी को आइडिया है क्या? तो ये याद रखना, ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक जो है, दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। ठीक है, तो इतना ही है। तो टाइमलाइन है लीगो की। तो 1999 में शुरू हुआ था। एडवांस लीगो से डिटेक्ट किया था ग्रेविटेशनल वेव, जो दो ब्लैक होल्स के कोलिजन पे देखने को मिली थी। ठीक है, तो 2014-15 बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क था जब हमने ट्रेस करना शुरू किया था ग्रेविटेशनल वेव्स को। एंड ग्रेविटेशनल वेव जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ट्रू प्रूव कर रही थी। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसको ट्रू प्रूव किया था इन्होंने। सो ये 17 में हमने ग्रेविटेशनल वेव्स देखी बाय मर्जर ऑफ ब्लैक होल्स विच वाज अगेन इंटरसेप्टेड बाय लीगो। फिर LIGO and the Virgo make the first detection of gravitational wave produced by colliding neutron stars. Then LIGO and Virgo detect neutron star smash-ups. ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि अगर सन के मास जितना है या सन के मास से अप टू 3 टाइम्स है, तो वो जो रेड सुपर जायंट बनेगा, रेड सुपर जायंट बनने के बाद मतलब जब वो रन आउट कर जाएगा फ्यूल से, तो अगर उसका मास सोलर से 1 से 3 गुना तक है, तो वो फिर न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। ठीक है, मतलब एक्सप्लोड होके वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। एंड अगर उससे भी बड़ा है तो फिर ब्लैक होल बनेगा, मतलब 3 to 5 टाइम्स से बड़ा है तो फिर ब्लैक होल बन जाएगा एंड स्टेज उसका। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया में मतलब इसके अलावा और भी सिस्टर फैसिलिटीज है, लाइक वर्गो इन इटली, जियो 600 इन जर्मनी, कागरा इन जापान, एंड इंडिया में हिंगोली के अंदर बनेगा ये पता होना चाहिए। तो देख लिया हमने कि बहुत सारे, एक तो यूनिवर्स के एवोल्यूशन जो है उसके सीक्रेट्स पता लग सकता है, पार्टिकल फिजिक्स के काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, सो LIGO यूज क्या करता है, लेजर इंटरफेरोमेट्री टू मेजर द माइन्यूट रिपल्स इन स्पेस एंड टाइम कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल वेव। बहुत माइन्यूट या बहुत छोटी छोटी जो डिफरेंसेस हैं उनको नोट कर पाएगा। सो इंटरफेरोमीटर्स आर इन्वेस्टिगेटिव टूल दैट वर्क बाय मर्जिंग 2 or more सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरोमीटर का मतलब ही वो इंटरफेरेंस को रिलेट करके देखना चाहिए। इंटरफेरेंस पैटर्न से जो डेटा निकल के आएगा उसको हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, सो ये चीज है। ये चीज याद रखना, लीगो इज ब्लाइंड, मतलब वो EM रेडिएशन जो है, जैसे लाइट वेव्स होती है वो EM रेडिएशन होती है, तो उसको ट्रेस नहीं करता, वो केवल ग्रेविटेशनल वेव्स को ट्रेस करता है, which are not electromagnetic waves. So in that sense, LIGO is blind. Next, LIGO कोई राउंड शेप का नहीं है एंड किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में भी पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, सो लाइट वाइट कनेक्ट करने का कोई काम नहीं है, तो इसलिए डिस्क जैसा शेप कुछ भी नहीं है। यूजुअली जो टेलीस्कोप होते हैं लार्ज स्केल वैसा डिस्क शेप्ड होते हैं, तो लाइट वेव्स आती हैं, इंटरनल रिफ्लेक्ट होती हैं, फिर दिखती है। तो ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। सो यही देख लेना, यूनिवर्स के जो सीक्रेट्स हैं उनको अनवेल करेंगे। ब्लैक होल्स के मर्जर या न्यूट्रॉन स्टार के आपस में जो क्लैशेस होते हैं उनको भी हम लोग रीड कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल क्या है, दीज आर रिपल्स इन स्पेस एंड टाइम ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड ये यूजली कॉज कैसे होते हैं, जैसे ब्लैक होल फॉर्मेशन हो गया, या दो ब्लैक होल आपस में इंटरेक्ट करें, दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में इंटरेक्ट करें, जैसे जब हेवीली बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती है तब ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होती हैं। एंड इनकी वजह से एक फिनोमिना होता है कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ठीक है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग में क्या होता है कि जो लाइट वेव्स आ रही हैं, सपोज किसी ऑब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट से कोई लाइट वेव आ रही है, एंड लेट्स से वो एक बहुत जायंट किसी प्लैनेट के पास से गुजर रही है, तो वो लाइट जो होती है वो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाती है टूवर्ड्स द प्लैनेट, एंड उसकी वजह से हमें थोड़ी एम्पलीफाइड दिखती है। लेट्स से जैसे पहले ये लाइट रे ऐसी आ रही थी, लेकिन अब इसको एक प्लैनेट मिल गया तो ये थोड़ी सी ऐसे बेंड हो जाती है। ठीक है, ऐसे बेंड हो जाती है, तो अल्टीमेटली हमको जो व्यू मिल रहा है ना वो कुछ इस तरीके का मिल रहा है, मतलब इतना डिफरेंस आ रहा है। पहले नॉर्मली वो सिर्फ इतना आता था, लेकिन अब वो ऐसा चौड़ा हो गया है। ठीक है,
तो इसलिए उसको ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कॉन्टिन्यूस ग्रेविटेशनल लेंसिंग है, कॉम्पैक्ट बाइनरी इंस्पायरल ग्रेविटेशनल वेव है, फिर स्टोकेस्टिक ग्रेविटेशनल वेव है। तो आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है डेप्थ में जाना, बस ये देख लेना कि हाँ डिस्टिंक्शन है उसके अंदर, ठीक है, कॉन्टिन्यूस, कॉम्पैक्ट और स्टोकेस्टिक। नेक्स्ट पे चलते हैं, लीडार सर्वे। तो हम लोग रेडार पढ़ते हैं, रेडियो अप्रोचिंग डिटेक्शन, जो रेडार का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। वहां पे हम रेडियो वेव्स सेंड करते हैं, रेडियो वेव्स उस ऑब्जेक्ट के टकराती हैं, वापस रिसीवर के पास आती है, तो उससे हमें उस ऑब्जेक्ट की डेस्टिनी मतलब लोकेशन का पता लग जाता है। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं। लीडार के अंदर हम एक लेजर वेव का इस्तेमाल करते हैं जो कि डिटेक्ट और रेंज करता है, ठीक है। बेस्ड रिपोर्ट, और इससे जो रिपोर्ट में निकलती है उससे हम वाटर रिक्वायरमेंट पता लगाते हैं, इंटेंस मतलब उससे हम पता लगा रहे हैं वाटर रिक्वायरमेंट इंटेंस स्टेट, तो कितना ग्राउंड वाटर है, कितना मॉइस्चर है ग्राउंड के अंदर, वो सब चीज़ इससे पता लगा रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है इट हैज़ बीन गिवन टू वैपकोस। तो वैपकोस एक पीएसयू अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री, तो वो इस पूरे मिशन को हेड कर रहा है। तो ये मिशन कहाँ का कंडक्ट हो रहा है? असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड एंड त्रिपुरा, इन 10 स्टेट के अंदर कंडक्ट हो रहा है। एंड वापस जो है वो उसको हेड कर रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक 3D मैप बना रहे हैं जिससे कि हम सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन के लिए स्टेप ले सकें, ठीक है। जहां जहां हमें कम लग रहा है वहां पे हम लोग स्टेप ले सकते हैं। तो आगे जाने से पहले ये टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक प्लेन है लेट्स से, ठीक है। इसमें से लेजर जो है वो एमिट कर रहा है कॉन्टिन्यूसली इंफ्रारेड पल्स की फॉर्म में। ये रिफ्लेक्ट होके वापस फिर इसके जो रिसीवर है उसके अंदर जा रही है, एंड उसके थ्रू वो एक जियो स्पेशियल मैप बना रहा है, ठीक है। और उस जियो स्पेशियल मैप को असिस्ट करता है ग्राउंड जीपीएस बेस। कोई कुछ कह रहा है क्या? ठीक है। तो जीपीएस बेस्ड जो स्टेशन रहेगा उसके थ्रू जो लोकेशन है उसका कंफर्मेशन और मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा इसके अंदर मैकेनिज्म है। तो ये लीडार जो है ये एक 3D इमेज बनाएगा उसकी, एंड बेस्ड ऑन दोज इमेजेस या बेस्ड ऑन दैट डेटा हमारे जो स्टेट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो कैंपा फंड को यूज करेंगे। तो आई होप ये पढ़ ही रखा होगा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में, कैंपा फंड जो होता है वो एफॉरेस्टेशन के लिए दिया जाता है। अगर कोई फॉरेस्ट में से लैंड डाइवर्ट किया आपने तो उसके करस्पॉन्डिंग उतना पैसा भरना पड़ता है, ठीक है। एंड वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसबर्स करती है वो पैसा, ठीक है। तो 90% स्टेट के पास आता है एंड 10% जो होता है वो सेंटर के पास रहता है, ठीक है, इस पैसे का। तो इसी पैसे का यूज कर सकते हैं, एंड ये जो एरियाज हैं जहाँ पे वाट पानी का कमी है उसको टेक केयर कर सकते हैं, ठीक है। सो इससे होगा क्या, इससे हेल्प मिलेगी एक तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में, दूसरा मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ज़्यादातर गर्मियों में होता क्या है कि जो स्पीशीज होती हैं वो भाग भाग कर फॉरेस्ट में से बाहर निकल आती है, क्योंकि फॉरेस्ट में पानी का कोई सोर्स नहीं होता, जिससे फिर ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो उसको रिड्यूस करेंगे हम लोग, जंगलों में भी कोशिश करेंगे कि पानी एडिक्वेट रहे, जिससे कि जो वाइल्ड लाइफ है वो भाग भाग कर बाहर ना आए। सो लीडार क्या है, ये एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है दैट यूजेस लाइट इन फॉर्म ऑफ पल्सेटेड लेजर टू मेजर रेंज टू अ टारगेट, ठीक है। तो these light wave combined with data recorded by the airborne system generate precise and three-dimensional image of Earth and its surface characteristic। तो इसमें एक तो लेजर होता है, एक स्कैनर होता है और एक स्पेशलाइज्ड जीपीएस रिसीवर होता है, जिससे कि लोकेशन के बारे में पता लगता है। तो ये एक तो टोपोग्राफिक लैंडस्केप का पूरा मैप बना सकता है, दूसरा बैथीमेट्रिक, या पानी कितना नीचे है। तो यूजेस वाटर पेनिट्रेशन ग्रीन लाइट टू मेजर सी फ्लोर एंड रिवर बेड एलिवेशंस। तो इस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड एप्लीकेशन बहुत सारी है, बट अभी यहाँ पे तो हम लोग पानी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। इसके अलावा हजार्ड मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, जियोलॉजिकल मैपिंग, वाटरशेड, रिवर सर्वेज एक्सेट्रा में भी काम में आते हैं, ठीक है। सो इस सेंस में ये लीडार वाला काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो फ्लेक्स फ्यूल, ये न्यूज में था। तो फ्लेक्स फ्यूल क्या है, तो हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने बेसिकली जो
कार मेकर्स हैं उनको ये रिकमेंड किया कि आप फ्लेक्स फ्यूल इंजन बनाएं। फ्लेक्स फ्यूल मतलब ऐसे इंजन जो कि गैसोलीन और ब्लेंडेड पेट्रोल पे वर्क कर सके। तो हमारा जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है उसके अंदर टारगेट पता ही होगा कि 25% जो है पेट्रोल की ब्लेंडिंग करनी है बाय 2025। ठीक है, और बायोडीजल की केवल 5% है अप टिल या बाय 2030। ठीक है, तो ये है। तो ब्राज़ील वगैरह में ऑलरेडी इस टाइप के जो फ्यूल है वो यूज़ हो रहे हैं, इस टाइप के व्हीकल्स भी यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, सो एडवांटेज ये रहेगा कि हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो उसमें रिडक्शन आएगा। सरप्लस जो फूड ग्रेन जो सड़ ही जाते थे अब तक उनको यूज़ करके हम इथेनॉल वगैरह बना सकते हैं एंड उनको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, बट चैलेंजेस क्या रहेगा? चैलेंजेस ये रहेगा, एक तो ऑटोमोटिव कंपनी जो है उनको अपनी प्रोडक्शन लाइन पूरी चेंज करनी पड़ेगी जिसमें खूब पैसा लगेगा। खैर, अगर हम बात करें इथेनॉल की या जो बायोडीजल है तो करंटली इंजन के लिए काफ़ी ज़्यादा करोसिव होता है, इसकी वजह से व्हीकल की लाइफ कम हो जाती है। ठीक है, तो वो एक इशू है। और दूसरा, अगर कैलोरीफिक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करें तो इथेनॉल उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, उतनी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं देता जितने की गैसोलीन दे सकता है, उस सेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इतना ही था फ्लेक्स फ्यूल के बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं, मियोन G2 या G-2। तो ये जो था ये फर्मी लैब करके एक लैब है यूएस के अंदर। ठीक है, कंपनी है जिसका ये लैब है और वो ये मिशन चला रहा था या एक्सपेरिमेंट कर रहा था मियोन G-2। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में मियोन्स क्या होते हैं? तो मियोन्स कम अंडर जो लेप्टॉन्स होते हैं उनके अंडर आते हैं। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो यूजुअली हम सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं, लेकिन उनके अलावा भी पार्टिकल्स हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो लेप्टॉन्स होते हैं वो सबसे बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब सब चीज़ें इनसे बनी है, इलेक्ट्रॉन, म्यून्स, ताउ, सेट बोसॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, म्यून, न्यूट्रिनो, ताउ, न्यूट्रिनो। ठीक है, इसके बाद क्वार्क्स होते हैं, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। तो ये होते हैं। इसके बाद फिर गॉज बोसोन्स होते हैं, डब्ल्यू बोसोन, जेड बोसोन, फोटोन, ग्लोन एंड हिग्स बोसोन। ठीक है, सो ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो इन्हीं पार्टिकल के मिक्सचर से बनते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अपने आप में कंपोजिट पार्टिकल, इसीलिए यहाँ पे जगह मिलती है उसे। जैसे बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यहाँ पे जगह नहीं है क्योंकि वो कंपोजिट पार्टिकल्स हैं, मतलब वो इन्हीं पार्टिकल से मिलकर बने हैं। ठीक है, सो ये मॉडल जो है ये स्टैंडर्ड मॉडल या स्टैंडर्ड पार्टिकल फिजिक्स का जो मॉडल है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हम यही पता लगा रहे थे कि ये जो G-2 एक्सपेरिमेंट हम करें जिसमें म्यून्स निकल के आएंगे तो हम उनको मैग्नेटिक फील्ड को सब्जेक्ट करेंगे एंड देखेंगे क्या ये जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है ये वर्क करता है कि नहीं करता। तो जस्ट लाइक हमने कल परसों में डिस्कस किया था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम लोग जो न्यूटन का जो फिजिक्स था कि 3 लॉज थे न्यूटन के, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहे थे इन एटॉमिक रेंज या फिर सब जीरो टेम्परेचर या इन स्पेस। तो उन सब चीज को ओवरकम करने के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाया था एंड उसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर फर्दर रिसर्च करेंगे पार्टिकल फिजिक्स में। तो स्टैंडर्ड मॉडल रहता है फिजिक्स का। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स के नाम थोड़ा देख लेना इंपॉर्टेंट है, मतलब नाम ही पूछेगा इतना, वो स्पिन क्या है, वेट कितना है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये याद रखना, म्यून्स जो होते हैं दे आर ऑलमोस्ट 200 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, वो चीज याद रख सकते हो। ठीक है, सो उससे भारी होते हैं एंड अपने आप में कोई और इनके अंदर फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता, इंडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, सो ये चीज था। और अभी बहुत रिसेंटली डिस्कवर है, जैसे ये हिग्स बोसोन है तो ये तो 2012-13 में ही डिस्कवर हुआ था जब वो LCH जो था, लार्ज हॉड्रन कोलाइडर। ठीक है, उसके जो एक्सपेरिमेंट हुए थे उसके अंदर हमें ये देखने को मिला था। ठीक है, सो ये सब हमने देख ही लिया। अभी इसमें ये फोर्स ऑफ नेचर देख लेना। तो हमारा जो नेचर है उसके अंदर 4 मेजर टाइप के या 4 मेजर क्लासेस है फोर्स के। ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ग्रेविटी इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल फोर्स। Electromagnetism acts only on the particles with electric charge. Weak nuclear force causes radioactivity. एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो होल्ड करता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को।
तो न्यूक्लियस अगर आप देखो तो उसमें ना न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसे होता है। तो कभी आपने सोचा कि सेम इलेक्ट्रिकल पार्टिकल जो है वो अपने आप को रिपेल क्यों नहीं करा? जैसे एक प्रोटॉन है एक प्रोटॉन है, सेम इलेक्ट्रिकल चार्ज है तो इन्हें रिपेल करना चाहिए, बट ये रिपेल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो रिपेल नहीं कर रहा तो उसके पीछे एक फोर्स होगा, तो वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इसीलिए जब हम न्यूक्लियर फिजन करते हैं तो हम इसी न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम करते हैं, और जैसे ओवरकम करते हैं तो एक बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। ठीक है, जिसके वो फिर क्लब होती होती है या चेन रिएक्शन होती होती है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, एंड फिर न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो बनता है। ठीक है, तो यही था इसके बारे में। ये फोर्सेस पता होने चाहिए कि ग्रेविटी जो है सबसे वीकेस्ट है, तो ऐसा मत सोच लेना कि इसके नाम में वीक न्यूक्लियर फोर्स है तो ये सबसे वीकेस्ट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जेनोबॉट्स। तो जेनोबॉट्स क्या है? वर्ल्ड के फर्स्ट लिविंग रोबोट्स हैं हु कैन रिप्रोड्यूस। ठीक है, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये बनाए कैसे गए? ये अफ्रीकन एक क्लॉड फ्रॉग होता है कॉल्ड जीनोपस लेविस, जिसके नाम से ये जेनोबॉट्स नाम रखा गया है। तो ये लेस देन मिलीमीटर वाइड होते हैं एंड ग्रुप में काम करते हैं, आपस में हील कर सकते हैं एक दूसरे को। और ये जो स्टेम सेल्स होते हैं, इस जो मेंढक है अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग, उसके जो स्टेम सेल्स हैं उनके थ्रू बना है। तो स्टेम सेल क्या होता है, हमने कल भी डिस्कस किया था। दीज आर अनस्पेशलाइज सेल जो कि किसी और स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो ये था फर्स्ट लिविंग रोबोट है। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि रिस्टोर कर सकता है विजन को, हमारे जो हार्ट ब्लॉक्स है या ब्रेन डैमेज है उसको करेक्ट कर सकता है, रिमूव कर सकता है कैंसर सेल, क्लीन अप कर सकता है वेस्ट या प्लास्टिक पॉल्यूशन को। ठीक है, तो ये याद रखना, लिविंग रोबोट्स है विच कैन रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट पे चलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है ये। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि बहुत ही अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे, यानी एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मतलब ऐसे 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये 0 केल्विन है, विच इज ऑलमोस्ट -27, सॉरी 2273 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस में है ये। और कैल्विन की बात करें तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब भी सेल्सियस को कैल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 ऐड करना पड़ता है। सो ऐसे लो टेम्परेचर के ऊपर जो पार्टिकल है वो मूव ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एंड मूव नहीं कर पाते, इसकी वजह से वो जो पूरा जो क्वांटम कैरेक्टरिस्टिक है उनकी, जो जनरली हम रूम टेम्परेचर पे देखते हैं, वो चीज़ होती ही नहीं है उनमें। तो वो एक पूरा का पूरा जायंट सुपर पार्टिकल बन जाता है। ठीक है, तो इसकी जो डिस्कवरी है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन और इंडियन मैथमेटिशियन सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी 1920s। तो ये एक्सट्रीमली फ्रेजाइल होता है क्योंकि बहुत लो टेम्परेचर पे बनता है, तो हल्का से बाहर निकालते ही ये पूरा का पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है, ये जो स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, इतना था इम्पोर्टेंट। इसमें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है 2008 में, देख लेना है। एरिक ए वॉर्नोल, वुल्फ गैंग कैटरल एंड कार्ल ई वाइमेन, उनको इसके बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के रिलेटेड रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन इनोवेशन ग्राफीन सेंटर। तो ये हमने एस्टैब्लिश किया इन थिरुसूर केरला। तो ग्राफीन अभी डिस्कस किया था कि वो एक पतला शीट होता है कार्बन का, जो कि हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज होता है। ये तो हफ्ता हो गया। तो हेक्सागोनल पैटर्न के अंदर अरेंज रहता है। ठीक है, सो क्या होता है, थिन प्लेट्स होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होती हैं, तो ल्यूब्रिकेंट की तरह भी काम करता है, साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है विद गुड केमिकल स्टेबिलिटी एंड हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इसके अलावा 2 डायमेंशनल फॉर्म होता है क्रिस्टलाइन कार्बन का। नेक्स्ट, यूनेस्को का साइंस रिपोर्ट है, इसके अंदर मॉनिटर कर रहे हैं वर्ल्ड के अक्रॉस साइंस में कितना प्रोग्रेस किया है। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया के रिगार्डिंग जो फाइंडिंग है अभी भी वही है जैसे पुरानी थी। तो 0.75% है जीडीपी का हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं आर&डी के अंदर, एंड ये ब्रिक्स कंट्रीज में सबसे लोवेस्ट है। ठीक है, हाउएवर हमारे जो नंबर ऑफ स्टार्टअप है ये डबल हो गए, प्लस एम्प्लॉयबिलिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, बट अभी भी 1 आउट ऑफ 2 ग्रेजुएट इज स्टिल अनएम्प्लॉयबल, वो एक बहुत खराब चीज़ है। नेक्स्ट, इंस्टॉल कैपेसिटी ग्रीन एनर्जी से राइज कर गई है फ्रॉम 13% टू 22%। तो इतना ही था इम्पोर्टेंट, याद रखना। यूनेस्को ने निकाला ये साइंस रिपोर्ट 2020 में। नेक्स्ट, ये एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो उसके अंडर ये फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट है।
तो ये सर्व जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर है और स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इन्होंने ये लॉन्च किया इनिशिएटिव कॉल्ड फायर विच इज फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड एंगेजमेंट। तो इसके अंदर एक जॉइंट कोलैबोरेशन है बिटवीन गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, तो उनके बीच में ये अरेंजमेंट सा रहेगा जिसके अंदर हम इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है? तो हमारे जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च लैब्स हैं, उस इंडस्ट्री लेवल जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे, जो कि लार्जर बेनिफिट करती हैं टू द सोसाइटी एज होल। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, आई स्टेम, इंडियन साइंस एंड टेक इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप। क्या आई स्टेम? सो ये एक नेशनल वेब पोर्टल है जहाँ पे हम लोग शेयर करेंगे R&D फैसिलिटी को। तो ये हमारे जो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द PM होते हैं, ठीक है, जो कि हेड करते हैं PMSTAC को, विच इज प्राइम मिनिस्टर साइंस एंड टेक इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, PMSTIAC। ठीक है, इसको बेसिकली हेड करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। सो आइडिया ये है हमारे जो कंट्री में जो R&D फैसिलिटी है उसको शेयर करें, ताकि जिनके पास ऐसा फैसिलिटी नहीं है वो भी रिसर्च कर पाए। ठीक है, सो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पे फोकस किया जाएगा, सिटी नॉलेज क्लस्टर, इनोवेशन क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इस आईस्टेम के अंदर हमने एक जो स्वीडन बेस्ड एक कंपनी है कॉस्मोल ग्रुप करके, तो उनका ये कॉस्मोल मल्टी फिजिक्स सॉफ्टवेयर जो है वो यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम सिमुलेशन रन कर पाएंगे R&D के लिए। ठीक है, तो कॉस्मोल याद रखना ये क्या है, ये स्वीडन बेस्ड एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जो यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो DRDO डेवलप्स क्रिटिकल नियर आइसोथर्मल फोर्जिंग फॉर एरो इंजन्स। तो हमारा जो DRDO है उसने बेसिकली एक ऐसा टेक्नोलॉजी फाइंड आउट मतलब डेवलप किया जिसके अंदर वो कंसिस्टेंटली एक टेम्परेचर के ऊपर, मतलब हॉट टेम्परेचर के ऊपर जो सुपर अलॉयज है उनको फोर्ज कर सकते हैं। फोर्ज मतलब उनको शेप कर सकते हैं। ठीक है, शेप कैसे करोगे, उसको थोड़ा हीट कर दिया और फिर उसके ऊपर प्रेशर लगाया तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्ज करने के लिए इन्होंने ये नया टेक्निक ढूंढा है जिससे सुपर अलॉय मतलब बहुत हाई फिजिकल स्ट्रेंथ वाले जो अलॉयज होते हैं उनको शेप चेंज कर सकते हैं, लाइक टाइटेनियम निकल बेस्ड अलॉयज। 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा टेम्परेचर, एंड उसके अंदर कोशिश करेंगे कि ऐसा मटेरियल हम बनाएं जो कि बहुत ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर सकता हो। तो ये जो है फिर फर्दर जो कॉम्बैट इंजन जो है, कॉम्बैट फाइटर्स होते हैं उनके जो इंजन है जिनमें हज़ारों डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये याद रखना, अभी जो हम लोग इंजन बना रहे हैं, ठीक है, LCA तेजस में जो लग रहा है वो पूरा का पूरा GE ने बनाया है, जनरल इलेक्ट्रिक ने। ठीक है, सो अब शायद ये टेक्नोलॉजी आने के बाद हम लोग खुद भी बना पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आर्टिफिशियल स्नो। तो अभी विंटर ओलंपिक्स हुए थे चाइना के अंदर, वहाँ पे जो एथलीट्स थे उन्हें 100% आर्टिफिशियल स्नो के ऊपर कम्पीट कराया गया था बीजिंग में। ठीक है, सो ये बनी कैसे, जो एटमॉस्फेयर में जो लो टेम्परेचर था उसको यूटिलाइज किया बाय यूजिंग बाय बेसिकली क्रिएटिंग स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वाटर, जो जैसे ही वो कोल्ड एयर में गए वो धीरे धीरे आइस के क्रिस्टल बन गए, और आइस का क्रिस्टल हेक्सागोनल होता है शेप में। ठीक है, तो वो हेक्सागोनल शेप बन गया उसका, एंड इस तरीके से वो पूरा आइस फॉर्म हो गया वहाँ। नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक लेविटेशन। तो हाई स्पीड मैग्नेटिक ट्रेन विद स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर, ये अभी चाइना ने सक्सेसफुल ट्रायल करा है। ठीक है, और अब उसको रोल आउट कर दिया गया है। तो मैगलेव क्या होता है, मैगलेव मतलब मैग्नेटिक लेविटेशन। तो इसमें आप क्या यूज करते हो, यहाँ पे आप जो ट्रेन्स होती है उसके नीचे जो मैग्नेट होती है, और फिर रेलवे ट्रैक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करके उस ट्रेन का एक मूवमेंट कराते हो। ठीक है, सो उस मूवमेंट से एक तो फ्रिक्शनलेस होता है। ठीक है, तो उस सेंस में इतना कोई रेजिस्टेंस होता नहीं, दूसरा एरोडायनामिक शेप होता है, तो बहुत हाई स्पीड अचीव कर सकते हैं। तो ये 600 किलोमीटर पर आवर एक बहुत हाई स्पीड है। नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिफिशियल मून। तो चाइना ने ये आर्टिफिशियल मून का एक सिम्युलेटर तैयार किया जिससे वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन कर सकता है, रोवर्स को टेस्ट कर सकता है, या और टेक्नोलॉजीज को टेस्ट कर सकता है फॉर फ्यूचर मिशन। सिमिलर मिशन इंडिया ने भी एक बनाया था फॉर चंद्रयान 2।
ठीक है, बट ये थोड़ा उससे ज़्यादा बड़ा है। तो इसके अलावा चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन भी बनाया था जहाँ पे वो न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहा था। तो उस रिएक्टर का नाम था टोकोमैक, ये भी याद रखना। ठीक है, तो इतना ही था। आर्टिफिशियल मून देख लेना, वो एक टेस्टिंग फैसिलिटी टाइप का रहेगा मून मिशंस के लिए चाइना का। ठीक है, तो विद दैट वी आर फिनिश विद साइंस एंड टेक। किसी को कुछ ऐड करना है क्या?